आज शुरू करेंगे NCERT साइंस ऑल आउट एडुटेरिया बुक का क्लास 6 का। आप लोग देख लीजिए, क्लास 6 में 60 क्वेश्चन है। क्लास 6 में 60 क्वेश्चन। इसको आज पहला क्वेश्चन क्या है, सही मिलान करें। तो सही मिलान करें तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और विटामिन। तो इसको क्या देखना है कि कैसे मिलान करना है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा प्रदान करने वाली भोजन होगा। प्रोटीन क्या होगा, शरीर वर्धक भोजन है, यानी इससे शरीर की वृद्धि होता है। विटामिन से क्या होता है, रोगों से रक्षा करता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है। तो इससे मिलान करिएगा तो कार्बोहाइड्रेट ए का 2 होगा, बी का 1 होगा और सी का 3 होगा। तो देख लीजिए किसमें है मिलान सही है। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3 पर बी होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन करें तो कुछ लिखा हुआ है। पहला, रुक्षांश शरीर का कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो सही है या गलत? तो सही बात है, रुक्षांश कोई पोषक तत्व प्रदान हमें नहीं करता है। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्कोच से होती है, ये सही बात है। ये दोनों सही बात है। हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, ये भी बात गलत है, हमें ज़रूरत होता है। तो क्वेश्चन का इसका आंसर होगा 1 और 2 और 3 गलत होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सत्य कथन की पुष्टि करें। तो तीसरा क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य घटक में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन शामिल होते हैं। तो गलत बात है, भोजन का मुख्य घटक सभी चीज़ होता है, केवल नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन खाली नहीं होगा। इसमें खनिज लवण भी आएगा, जब हम पानी पीते हैं तो उससे खनिज लवण भी प्राप्त होता है, इसीलिए ये गलत होगा। भोजन में रुक्षांश एवं जल मुख्य घटक नहीं है। देखिए सभी चीज़ घटक हमें ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ज़रूरी ये भी है। तो रुक्षांश एवं जल मुख्य घटक के रूप में ही आता है। तो इसका आंसर होगा गलत और 2 का भी होगा गलत, इसलिए ना तो 1 और ना ही 2 होगा। चौथा क्वेश्चन, रुक्षांश। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुक्षांश निम्न में से किसमें सहायता प्रदान करता है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा तो टिक मारा हुआ है, हालांकि हम पढ़े हैं इसीलिए इसमें टिक मारा में आप लोग को नहीं सोचना है, आपको हम बताते हैं, आप देखते जाइए, आप इसको अध्ययन करिएगा तो कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप इसको देखते रहिए। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, रुक्षांश निम्न में से किसमें सहायता प्रदान करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 को जी कह रहा है, रुक्षांश निम्न में से किसमें सहायता प्रदान करता है। तो कुछ होगा, भोजन को पचाने में, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में, रोग से रक्षा करने में, या इनमें से अधिक। तो देखिए रुक्षांश सहायता करता है क्या चीज़ में, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में, यानी कि जो नहीं पचता है उसको भोजन को बाहर निकालने में रुक्षांश मदद करता है। चौथा हो गया, 5वां क्वेश्चन देखिए, वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी यदि लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित रहे। देखिए क्या क्या चीज़ हो जाएगा अवरुद्ध, यानी कि वृद्धि, हमारे शरीर वृद्धि ग्रोथ नहीं करेगा। तो देखिए वसा की ज़रूरत नहीं है, ना ही विटामिन की ज़रूरत है। मेन रूप से अगर वृद्धि लंबे समय तक अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, ना ही कार्बोहाइड्रेट आपको शरीर को मिलता है, तो दोनों अगर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, शरीर आपका ग्रोथ नहीं करेगा। इसका ज़रूरत अगर आप वसा नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊर्जा मिलेगा। विटामिन से भी नहीं मिलेगा तो इससे भी शरीर का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे शरीर में जो कमियां हैं उससे पूरा होता है। लेकिन इसके बिना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं लेंगे तो अवरुद्ध होगा। छठा क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर होगा 2। छठा क्वेश्चन, मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ पर की रसायन की कुछ बूंदें डाली जाती है। यानी जब आप खाद्य परीक्षण करते हैं तो कौन सा बूंद की आवश्यकता पड़ता है, तो आयोडीन विलयन का। किसका पड़ता है, आयोडीन विलयन का। आप लोग क्वेश्चन आप लोग को जना नहीं रहा होगा, आप लोग देख लीजिए कि मंड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ पर किस रसायन की कुछ बूंदें डाली जाती है, तो आयोडीन विलयन का। अब आइए आप मेन रूप से 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कुछ कहता है कि कांच, जल, वायु एवं सभी प्लास्टिक पदार्थ पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। पारदर्शी, देखिए पारदर्शी वही पदार्थ है जो आर पार जना जाता है, उसी को पारदर्शी कहा जाता है। तो जैसे कांच, जल, वायु सभी क्या है, प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। देखिए कांच तो है, जल भी पारदर्शी हो जाता है, वायु भी है, लेकिन सभी प्लास्टिक पदार्थ नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होगा। ऐसे पदार्थ जिनमें आर पार वस्तु को देखा जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। ये सही बात है, तो यानी इसका आंसर होगा, कथन गलत होगा और कारण सही होगा, इसका आंसर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 8वां कहता है, निम्न पर विचार करिए, सभी धातुएं चमकदार होती है। सही बात है,
वायु से क्रिया कर कुछ धातुएं अपने चमक खो देती है। सही बात है, जब वायु से जब अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा वायु के, तो उससे क्या होगा, अपना चमक खो देगा और उस पर अपना जंग लग जाता है, इसलिए वो अपना चमक खो देता है। 9th। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ के समूहीकरण के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पदार्थों के समूहीकरण के बारे में देखिए, पदार्थ को उनके गुणों एवं समानता एवं अंतर के आधार पर ही समूहित किया जाता है। सही बात है। लोहे के कील पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तैरता है, तो ये भी सही बात है। इसका आयतन घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए डूब जाता है, और लकड़ी का घनत्व कम होता है इसलिए नहीं डूबता है। सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे लकड़ी ही ठोस है लेकिन लकड़ी नहीं डूबता है, लेकिन लोहा डूब जाता है, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। तीसरा तो होगा इसका कौन सही, 1 और 2, और तीसरा गलत, इसलिए आंसर होगा 1 और 2। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित होगा, निस्तारण। निस्तारण किस में किया जाता है यूज, अनाज से भूसा को पृथक्करण करने में नहीं, निस्तारण का होगा रेत एवं जल से अलग करने में, रेत को जल से अलग करने में, तो ये गलत होगा। बाष्पन, बाष्पन में क्या होता है, द्रव में घुले ठोस को अलग करने में, तब सही बात है, बाष्पन करिएगा तो द्रव और ठोस अलग हो जाएगा। निष्पावन, निष्पावन में क्या होता है, तो इसका क्या होगा, रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करने में नहीं, निष्पावन में होता है अनाज को भूसी से अलग करने में जब थ्रेसर में आप डालते हैं। तो तीनों समझ गए आप, निस्तारण, बाष्पन, निष्पावन। निस्तारण रेत जल से संबंधित है अलग करने में, बाष्पन तो सही है, निष्पावन है अनाज और भूसी को अलग करने में, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, पृथक्करण की विधियां के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर कौन कौन है क्या कथन है, 1 और 2। तो अब देखिए पृथक्करण के बारे में, ये भी पृथक्करण ही था, 10वां भी पृथक्करण ही था, तो इसको तो समझा दिए। अब इसको देखिए, हाथ से चुनना, अनाज से पत्थर और भूसी जैसे थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करने की एक सुविधा है। सही बात है, हाथ से चुना जाता है कौन, जब छोटा बहुत पत्थर रहता है उसको अलग कर दिया जाता है। थ्रेसिंग, ठंडल के गठरों से अनाज के बीज को अलग किया जाता है। सही बात है, जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो जैसे गेहूं को थ्रेसिंग करते हैं तो क्या होता है, उससे भूसी और बीज अलग अलग हो जाता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, यानी इसका एक और इसका भी और कथन है और उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, उसी का है कि फटकना, फटकना किस मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या बहती वायु द्वारा अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, फटक कर किया जाता है। छानना, उन द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है जो आपस में नहीं मिलते हैं। तो देखिए, छानना उन द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है जो आपस में नहीं मिलते हैं, तो उससे ऐसा बात नहीं है कि उसको अलग किया जाएगा, वो अलग अलग आकार का होता है, इसीलिए उसको छानने के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका कौन कौन सा होगा देख लिए, पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 12 के देख लीजिए, कब कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है। तो देखिए, मिट्टी से अच्छा तना, जल, इसका क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए पहले। निम्न में कौन सा तने का कार्य नहीं है, इसमें कार्य नहीं है। तो कौन कहता है, तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है, तो ये बात सही है, लेकिन यहाँ का कार्य नहीं है। तो ये तना तो काम करके करता है, जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भाग में संग्रहित होता है, ये भी बात सही है। तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, ये भी बात सही है। तो इसमें कौन सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कौन सा कार्य नहीं है, लेकिन सब अपना अपना कार्य सही करता है, तो इसमें कौन सा नहीं वाला कर रहा था, तो आंसर होगा डी। अब देखिए 12 हो गया। अब 13 नंबर देखिए आप लोग। 13 नंबर क्या कह रहा है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी है, इसमें असत्य कथन का चयन करके कहता है कि कौन सा गलत है। देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ती है वह सीरा कहलाती है, नहीं पर्णावत कहलाता है। सीरा इस बार नहीं कहलाएगा, पर्णावत होगा। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा होता है, ये बात सही है कि बाष्पोत्सर्जन हमेशा पत्ती द्वारा होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, 2 सही है और 1 गलत है, यानी कि सीरा नहीं कहलाएगा, पर्णावत कहलाएगा। आगे देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है कि पौधे के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिन पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं उन्हें शाक कहते हैं, सही बात है। जिन पौधे का तना हरे और कोमल होते हैं उसे शाक कहते हैं, शाक में आता है, और वे आमतौर पर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। झाड़ियों में तने के आधार के पास से शाखाएं निकलती हैं, तो कहाँ से निकलता है, तने के आधार से।
शाखाएं निकलती हैं और इनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। सही बात है, झाड़ियाँ जो भी होता है वहाँ वो कहाँ से निकलेगा, तना से निकलेगा, तना से तो निकलती है और इतना कठोर होता है लेकिन बहुत छोटा नहीं होता है। ये भी बात सही है, झाड़ियाँ बहुत लंबे होते हैं। पहला बताएं, कोमल और शाख होते हैं, ये हो गया। झाड़ियाँ तने के आधार के शाखाएं से निकलती है और इनका तना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है। ये भी बात सही है। वृक्ष बहुत ऊंचे पौधे होते हैं जिनके तने कठोर और मोटे होते हैं और इनकी शाखाएं ऊपरी भाग से निकलती है। सही बात है। रेंगने वाले पौधे और आरोही पौधे झाड़ियाँ जैसा ही होते हैं क्योंकि वे ज़मीन के करीब ही उगते हैं। गलत बात है, रेंगने वाले पौधे और आरोही पौधे झाड़ियाँ जैसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग होता है, इसलिए ये गलत होगा। तो कौन कौन सही हुआ, 1 2 3, इसलिए आंसर इसका बी होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्या कह रहा है कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है। सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्ती से ऑक्सीजन निकलती है। सही बात है। पत्ती में शिराओं की बनावट को शिरा विन्यास कहते हैं और जाल जैसे बनावट को जाल का रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। ये भी सही बात है, जाल का को कहते हैं शिरा विन्यास कहते हैं। तने पौधे में पत्तियां से जड़ों तक पानी को नीचे की ओर पहुंचाता है, नहीं, पानी हमेशा ऊपर की ओर जाता है, इसलिए ये गलत होगा। तो इसका आंसर कौन होगा, 1 2 3 सही होगा और 4 गलत होगा। तो फौजी बोल रहा था कथन सही के बारे में, तो 1 2 3 सही होगा, इसलिए आप लोग 1 2 3 मार लें। अब देखिए 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की सही परिभाषा कौन सा है। वाष्पीकरण का सही परिभाषा क्या है। जल वाष्प के द्वारा जल में बदलने की प्रक्रिया, जल वाष्प के द्वारा जल में बदलने की प्रक्रिया है। जल के उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। हवा द्वारा भारी हल्के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया है। किसी मिश्रण को अलग करने के लिए उसे महीन छिद्रों से गुजरने की प्रक्रिया है। तो देखिए इसमें होगा कौन, मेन रूप से सही ये होगा कि जल के उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं, इसलिए आंसर होगा बी। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन सत्य है। आप देखिए, उपास्थियाँ के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। उपस्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ या घुमा सकते हैं, नहीं, जोड़े के कारण घुमा सकते हैं। शरीर में भोजन अति शरीर में जहाँ पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं, ये भी गलत है, वहाँ जोड़ कहते हैं, इसलिए गलत होगा। करना तो 1 सही होगा, नहीं 2 सही होगा। अब सही मिलान करे के बारे में 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही मिलान करिए। तो सही मिलान करे के बारे में क्या होगा, देखिए पहले पढ़ लीजिए सब। देखिए एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है सबका जो शब्द है वो एकदम थोड़ा सा अलग सा है, आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए इसको याद करिएगा। जो याद नहीं भी होता है उसको याद करने की कोशिश करिए। कंदुक खलिका संधि, इसको से क्या होता है, सभी दिशाओं में गति करता है। कौन सी करता है, सभी दिशाओं में गति करता है। धुराग संधि, धुराग संधि कुछ होता है, ये गर्दन एवं सिरे के पास होता है। धुराग संधि आगे पीछे एवं दाएं बाएं की गति करता है, धुराग संधि। और देखिए हिंज संधि क्या है, यह एक ही दिशा में गति करता है। जैसे कोहनी, कोहनी में क्या होता है, एक ही दिशा में गति करता है। और अचल संधि, यह ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य होता है, जहाँ पर हिल नहीं सकता, इसे ही अचल संधि कहते हैं। यानी जो हिलता डुलता नहीं उसे ही अचल संधि कहते हैं। हिंज संधि कौन होगा, एक ही दिशा में, यह कोहनी के पास होगा। धुराग संधि किसे कहेंगे, जो आगे पीछे दाएं बाएं होगा, जैसे गर्दन होता है संधि, आगे पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। कंदुका खलिका संधि, यह सभी दिशाओं में गति करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। अब देखिए 19 क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। पसलियाँ, यानी सत्य कथन के बारे में चुने कहता है। तो पसलियाँ मेरुदंड से जुड़ा रहता है, तो इसका सही बात है। पसलियाँ जितना भी होता है मेरुदंड से जुड़ा होता है। बच के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियाँ होता है, नहीं 12 पसली होता है, जोड़ी नहीं 12 पसली होता है। टोटल 12 जोड़ी होता है लेकिन एक तरफ 12 होता है। शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं, नहीं सभी नहीं रहता है, कुछ रहता है और कुछ बाहर भी रहता है। सभी ने पिंजर में रहता है सुरक्षित, कुछ बाहर भी रहता है, कुछ अंदर भी रहता है, इसलिए इसका केवल 1 सही होगा और 2 और 3 गलत होगा, इसलिए इसका आंसर होगा केवल 1। देखिए इसका अब अगला क्वेश्चन देखिए 20 क्या कह रहा है कि केचुए के बारे में कौन सा कथन असत्य है। केचुए के बारे में, यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टियों को खाता है। तो सही बात है, ये मिट्टी को मतलब खाकर ही भुरभुरा बनाता है, इसलिए ये क्वेश्चन सही होगा।
इनमें अस्थियाँ पाई जाती है? नहीं, ये अस्थियाँ नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये स्तनधारी वर्ग में नहीं आता है, इसलिए नहीं होगा। पेशियाँ शरीर के घटने बढ़ने से इसमें सहायता करती है। हाँ, पेशियाँ शरीर के घटने बढ़ने में सहायता भी करती है। शरीर में चिकने पदार्थ जलने में सहायक होती है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायता करती है, सही बात है। उसको जितना भी उसके अंदर जो चिकना पदार्थ है उसी के माध्यम से चलने में उसका मदद होता है। पेशियाँ शरीर के घटने बढ़ने में भी सहायता करता है और मिट्टी को भी खाता है, लेकिन उसमें अस्थियाँ नहीं पाया जाता, इसलिए आंसर बी होगा। अब 21 देखिए, घोंघा तो बाह्य कंकाल पर विचार करिए। इससे कवच कहते हैं, सही बात है। ऊपर जो भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसे कवच कहते हैं। यह अस्थियों का बना होता है? नहीं, अस्थियों का नहीं बना होता है। यह चलने में सहायता करता है? ये भी बात नहीं है, उसके लिए अलग उसके लिए होता है चलने के लिए। तो इसका आंसर कौन होगा? केवल एक। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है, क्योंकि पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, सही बात है। अस्थियों क्या होता है? वायु प्रकोष्ठ होता है। कौन सा कथन इसमें सही के बारे में चुने बोला है? तो 3 गो में आप लोग को देखना है कि अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होता है, तो हाँ, अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती है? नहीं, हल्की होती है लेकिन कठोर और मजबूत होता है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बन जाता है, सही बात है। अग्रपाद जो होता है उसका पंख के रूप में ही काम करता है, इसलिए इसका 1 और 3 सही होगा। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ए होगा, सही। अब देखिए, यानी कि 1 और 3 सही कर दिए। अब देखिए 23 के बारे में। 23 के बारे में क्या कर रहा है? मछलियाँ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसका कंकाल ढीढ़ अस्थियों से ढका रहता है, गलत। ढीढ़ से नहीं, कुछ सल्कों से ढका रहता है। पंख तैरते समय संतुलन बनाए रखता है, ये बात सही है। संतुलन के बिना कुछ नहीं होगा उसका। मछली के पंख दिशा निर्धारण में भी सहायता करता है, ये भी सही है। इसलिए 23 का बी होगा। हमारे शरीर के कौन से अंग मिलकर किसी हड्डी को हिलाते हैं? हमारे शरीर के कौन से अंग मिलकर किसी हड्डी को हिलाते हैं? देखिए, मांसपेशी और हड्डियों से जो भी जुड़ा रहेगा उससे हम हड्डी को हिलाते हैं। किससे जुड़ा होना चाहिए? मांसपेशी और हड्डियों से। तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करता है कौन? तिलचट्टे को उड़ने में सहायता कौन करता है? बच पेशियाँ। कौन करता है? बच की पेशियाँ करता है। 26 के देखिए, 26 क्या बोलता है? हमारे कलाइयाँ अत्यधिक लचीली होती है और कई दिशाओं में मुड़ सकती है। यह कलाइयाँ किन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो कार्पेल से बना होता है। हमारी कलाइयाँ किससे बना होता है? कार्पेल से। अब देखिए 27, हमारे शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे हम बैठते हैं और जो हमारे पेट के निचले अंगों की रक्षा करता है, किस अस्थि संरचना से बना होता है? तो इसे क्या कहते हैं? श्रेणी मखला। यानी हमारे शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे हम बैठते हैं और जो हमारे पेट के निचले अंगों की रक्षा करता है, वह किस अस्थि संरचना से बना होता है? तो इसे कहते हैं श्रेणी अस्थियाँ। इसका आंसर बी होगा। 28 के, ऊँट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लंबे पैर रेत की गर्मी से दूर रखते हैं, सही बात है। ऊँट के विषय के बारे में, लंबे पैर इन्हें गर्मी से दूर रखने में भी सहायता करता है। मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, सही बात है। इन्हें पसीना भी नहीं आता, ये भी सही है। तो इस कौन सा कथन असत्य है? तो कोई नहीं, सब सही है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 29 के देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्क्वीड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव हैं? नहीं, तलहट्टी में भी पाया जाता है। जितना भी स्क्वीड और ऑक्टोपस है ये सब नीचे पाया जाता है, ऊपर नहीं पाया जाता है। डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं? तो देखिए, डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं? तो हाँ, रह सकते हैं। कि नास द्वार के द्वारा माध्यम से श्वास लेते हैं। कहाँ से लेता है श्वास? नास द्वार द्वारा। इसलिए ये लंबे समय तक रह सकता है जिंदा। लेकिन ये स्क्वीड और ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव नहीं है, ये तलहट्टी वाले जीव है, यानी नीचे रहने वाले जीव है। इसलिए इसका कौन सा कथन सत्य होगा? केवल 2, यानी आंसर बी होगा। अब देखिए 30 के देखिए, 30 में क्या कहा है कि जलीय पौधे के विषय में कौन सा कथन गलत है? जलीय पौधे, तो तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है। तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है? तो नहीं, छोटा नहीं होता है, लंबा एवं हल्का और जड़े छोटा होता है। इसका क्या होता है? जड़े छोटा होता है, तो खोखला होता भी है। यानी इसका क्या होगा? खोखला होगा, लंबा होगा और जड़े इसका छोटा होगा। जलीय पौधे का जड़े आकार में छोटी होती है, तो हाँ, जड़े आकार में छोटी होती है। यहाँ भी हम बोलें कि जड़े छोटी होती है। जलीय पौधे के फूल एवं पत्तियाँ जल के अंदर प्लावन करते हैं, तो गलत बात है। तना जल की सतह तक होता है और फूल एवं पत्तियां ऊपर तक, यानी कोई भी तना जल की सतह तक रहता है और फूल और पत्तियां ऊपर होता है, न कि अंदर प्लावन करता है। इसलिए कौन सा कथन असत्य के बारे में पूछा है? तो आपको
एक गलत है और 2 गलत है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। अब 31 देखिए, 31 के बारे में देखिए, कौन सा सही है, मिलान करें। तो क्या बोलता है कि जीव और श्वसन के बारे में। तो मछली किससे लेगा, क्लोम से लेता है, तो गलत होगा, गलफड़ा से लेगा। केचुआ किससे लेगा, फेफड़ा से लेगा, सॉरी गलत बता रहे हैं आपको हम। बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केचुआ फेफड़ा से नहीं लेगा, त्वचा से लेगा, लेकिन मछली कोलोन से लेगा और पौधे सूक्ष्म एवं रंध्र से लेगा। तो यानी कि 1 और 3 सही है और 2 गलत है, इसलिए इसका केवल 2 आंसर होगा। आप देखिए, मरुस्थलीय पौधे के संबंध में कौन सा गलत है। पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत ही कम मात्रा निष्कासित करते हैं, पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत ही कम मात्रा में निष्कासित करते हैं, तो सही बात है। इकारा सभी पादपों में पत्तियां कांटे का रूप ले लेती है, गलत बात। सभी पादप नहीं होता है, ये मरुस्थलीय पौधे में केवल ऐसा होता है। नागफनी में पत्ती वास्तव में इसका तना होता है, तो सही बात है। नागफनी में पत्तियां वास्तव में इसका क्या होता है, तना का रूप होता है। पौधे की जड़ें अधिक गहराई में चली जाती है, सही बात है। मरुस्थल वाले पौधे जितना भी होता है उसके जड़ें क्या होता है, गहराई में चला जाता है, लेकिन सभी पादपों में पत्तियां कांटे के रूप नहीं लेता है। कुछ पौधे में लेता है और सभी पौधे में नहीं लेता है पत्ती, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर, ये तो इसका दूसरा का गलत है। 32 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए, निम्न में से किस गिल यथी यानी निम्न में से किस में गिल या क्लोम नहीं पाए जाते हैं। तो गिल या क्लोम किस में नहीं पाया जाता है, ऑक्टोपस में होता है गिल या क्लोम, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन में नहीं होता। यह सब नास द्वार होता है, इसके द्वारा वह इसके माध्यम से क्या लेता है, श्वास लेता है। व्हेल और डॉल्फिन नास द्वारा लेता है और ऑक्टोपस इसमें गिल्स होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए 34, यह मटमैले रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखें उसे दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर यह अंदर छिपा सकते हैं। यह वन अथवा घास स्थल का निवासी है। तो इसके बारे में क्या कह रहा है कि उपरोक्त संदर्भ में किस प्राणी के बारे में कह रहा है, तो यह शेर के बारे में कहता है। यानी कि हल्के मटमैले रंग के होते हैं, चेहरे के सामने आंखें से दूर तक शिकार खोजने में भी सहायता करता है, अगले पैर नखर लंबे होते हैं, इस सभी किसका गुण होता है, शेर के बारे में। अब देखिए 35 क्या कहता है, आवास एवं अनुकूलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहलाता है और यह उन्हें भोजन, जल, वायु और आश्रय प्रदान करता है, सही बात है। बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन तो सही है। किसी जीव की विशेष विशेषताएं और आदतें जो किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से रहने में सक्षम बनाते हैं उसे अनुकूलन कहते हैं, सही बात है। एक ही आवास में कई प्रकार के पौधे एवं जंतु रह सकते हैं, सही बात है। एक ही आवास में कई प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु रहता है, ये भी सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। अब 36 का देखिए, 36 में क्या कहता है, सजीव की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है उसके बारे में देखना है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा की वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सही बात है, जो उन्हें ऊर्जा और वृद्धि के लिए सामग्री प्रदान करता है, सही है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। वृद्धि सजीव की एक विशेषता नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। एक विशिष्ट विशेषता है वृद्धि होना, इसलिए यह गलत होगा। सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, हाँ, जितना भी सजीव है अपने परिवेश में परिवर्तन के प्रति अपनी अनुक्रिया, अपने रूप ढाल लेती है, ये बात भी सही है। तो इसका क्या होगा, 1, 2 और 4 सही होगा और 3 गलत होगा, तो होगा 1, 2, 4 सी आंसर होगा। अब 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसके बारे में कह रहा है, लोला की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, पंखों की पखुड़ियाँ की गति आवर्त गति का उदाहरण है। तो इसके दोनों के बारे में देखना है कि क्या कह रहा है, इसका कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए दोनों गलत हैं। पंखे की पखुड़ियाँ वर्तुल गति का उदाहरण है और लोला की गतियाँ आवर्त गति है, दोनों एक दूसरे से उल्टा लिख दिया, इसलिए दोनों गलत होगा, यानी दोनों असत्य होगा। देखिए पंखों के जो पखुड़ियाँ होते हैं वर्तुल गति का उदाहरण है और लोला की गतियाँ जो है आवर्त गति का उदाहरण है, इसलिए दोनों गलत है। आगे देखिए 38, यानी कि 37 का दोनों गलत है। सिलाई मशीन की सुइयाँ की गति होती है, सिलाई मशीन आवर्त गति के उदाहरण होता है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति कैसी होती है, सरल रेखीय होती है और घूर्णन गति होती है। कैसा होता है, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद सरल रेखा में गति होती है और घूर्णन गति होता है, लेकिन आवर्त गति नहीं होता है, इसलिए 1 और 3 सही है। अब 40 की देखिए, 40 पर लंबाई के मापन के बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, सही के बारे में पूछ रहा है। तो लंबाई के सही मात्रक मीटर होता है, ये सही बात है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर भी कहते हैं, ये भी बात सही है। शरीर के अंगों का उपयोग मापन की इकाइयों के रूप में करने से सटीक और एक समान परिमाण मिलता है। शरीर के अंगों का उपयोग मापन की इकाइयों के रूप में करते हैं, गलत बात है। शरीर के अंगों का उपयोग मापन की इकाइयों के रूप में नहीं करते हैं हम लोग, इसलिए यह गलत होगा। तो आंसर कौन होगा इसका सही? 1, 2 और 3 यानी बी होगा। 41 के देखिए, गति के प्रकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गति के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिए, सीधी रेखा में होने वाले गति को ऋजुरेखीय गति कहते हैं, सही बात है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को ऋजुरेखीय गति का उदाहरण है, गलत बात है। ये वृत्तीय गति का उदाहरण है, इसलिए यह गलत होगा। झूले पर झूलते हुए बच्चे की गति आवर्त गति का उदाहरण है, झूले पर झूलते हुए आवर्त गति का उदाहरण है, सही बात है। वृत्ताकार गति एवं आवर्ती गति हमेशा एक ही चीज़ होती है, गलत, दोनों अलग अलग होता है, इसलिए 4 गलत है और 2 गलत है, सही है 1 और 3। 42, किसी वस्तु को छाया देखने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। एक प्रकाश स्रोत आवश्यक है, सही बात है। किसी वस्तु को देखने के लिए के संदर्भ में, छाया देखने के संदर्भ में विचार करें। एक प्रकाश स्रोत आवश्यक है इसके लिए, सही बात है, सही बात है। लेकिन प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु होना चाहिए, ये गलत बात है, इसलिए आंसर 2 होगा। छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है, सही बात है। छाया केवल पर्दे पर उतारा जाता है, इसलिए आंसर केवल 2 बार यानी असत कथन है। अब 43 की देखिए, पेरिस्कोप के विषय में विचार करें। यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नहीं, ये परावर्तन के आधार पर काम करता है, परावर्तन के आधार पर काम करता है। इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर देखा भी जा सकता है, हाँ, इसे अवरोध के भी दूसरी ओर देखा जा सकता है, अवरोध के बावजूद भी हम दूसरी ओर देख सकते हैं, इसीलिए केवल 2 होगा यानी 43 का बी होगा। अब देखिए 44 क्या कहता है? वस्तुओं को दृश्य बनाता है, कौन बनाता है देखने के लिए? प्रकाश। आगे देखिए, कहता है क्लाइडोस्कोप यानी इसको बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं, में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। बहुमूर्तिदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश के परावर्तन में। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के सीधे नग्न आंखों से देखना अत्यधिक हानिकारक और असुरक्षित माना जाता है। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के लिए हम किस सरल यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सूची छिद्र कैमरा का किसका उपयोग करते हैं? सूची छिद्र कैमरा का। आगे देखिए 47 का, निम्नलिखित में कौन सी एक वस्तु दीप्त पिंड नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य प्रकाश स्रोत के प्रकाश के कारण चमकती हुई दिखाई देती है? कौन है? चंद्रमा। यह दीप्त पिंड नहीं है, इसका अपना पास प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, इसलिए इसका होगा बी। 48 का, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। कहाँ होता है? धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। कहता है ऋणात्मक से धनात्मक नहीं, इसका धनात्मक से ऋणात्मक विद्युत सेल की क्षमता पर निर्भर करता है, दिशा, गलत बात है। प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करता है, ये भी गलत बात है। कहाँ से होता है? धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर दिशा होता है। आप देखिए 49, एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है, वह कौन सा है? स्विच। कौन है? स्विच का उपयोग ही परिपथ को तोड़ने और जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन है? विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल करता है। आप देखिए कॉमन, विद्युत सेल कौन सा सत्य है? तो विद्युत सेल का आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, तो गलत बात है। विद्युत सेल का उपयोग अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया है और विद्युत बल्ब का थॉमस एल्वा ने किया है, यानी उल्टा लिखा हुआ है दोनों का, इसलिए इसका आंसर होगा ना तो 1 नहीं 2, क्योंकि विद्युत सेल का खोज कौन किया था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, और विद्युत बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, तो इसका ना तो 1 और नहीं 52 के बारे में देखिए। कह रहा है कि कथन पर विचार करिए कौन सा सत्य है? स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, उत्तर दक्षिण की ओर होता है, गलत। सभी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, तो ये बात सही है। एक चुंबक का कितना ध्रुव होता है? 2 होता है। दोनों ध्रुवों पर प्रबल होता है इसका चुंबक का गुण, लेकिन बीच में जैसे जैसे बीच में आइएगा तो उसका चुंबक का गुण कम होते जाता है। विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर निर्देश करता है, तो ये भी बात सही है, यानी इसका सत्य कौन है? 2 और 3, और इसका पहला गलत होगा। अब देखिए 53। अब देखिए, चुंबक खो सकता है, यदि चुंबक को हम, कौन सा कथन गलत है? तो चुंबक को अगर थोड़ा सा पीटा जाएगा तो भी खत्म हो जाएगा उसका गुण, ऊंचाई से गिराया जाएगा तो टूट जाएगा तो भी गुण खत्म हो सकता है।
गर्म करने पर भी खत्म हो सकता है। यानी कि कह रहा है कौन सा असत है, सभी सही है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब कह रहा है निम्न में कौन सा कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है, कौन सा कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है। तो कौन सा है, क्षण चुंबक, नाल चुंबक और गोलांग चुंबक। तो कौन सा है कृत्रिम चुंबक, कोई नहीं, सब प्राकृतिक चुंबक है। आप देखिए तो ये चुंबक वाला बता दिए हैं कि कौन सा होगा, किस प्रकार का नहीं है कृत्रिम चुंबक का, तो कोई नहीं। केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? क्योंकि भारी वर्षा के कारण आते हैं, भूकंप के कारण, भोजन में कमी के कारण, मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण, ये नहीं होगा, ये भारी वर्षा के कारण ही बाहर आते हैं। 56 मिलान करिए। तो ऑक्सीजन पौधे के श्वसन हेतु आवश्यक है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बंद कमरे में घुटन का अनुभव इससे होगा। जल वाष्प जल चक्र हेतु आवश्यक है, इसलिए ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, यानी इसका आंसर बी होगा। 57 बात सूचक प्रयुक्त होता है। बात सूचक तो वायु को गति मापने में, वायु की दिशा मापने में, वायु दाब मापने में, वायु घनत्व मापने में। तो बात सूचक का प्रयुक्त वायु को दिशा मापने में किया जाता है, वायु को दिशा मापने। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के विषय में विचार करिए। पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करती है, गलत बात है। पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ये बात सही है, इसलिए कह रहा है कौन सा गलत है, तो 1 गलत और 2 सही, तो यानी इसका आंसर होगा केवल 1। आगे देखिए 59 के बारे में। हवा उसके घटकों के बारे में नीचे दिए गए विचार कीजिए। हवा और उसके घटकों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। कुछ कह रहा है हवा कई मिश्रणों का मिश्रण है, सही बात है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है और हवा का वह हिस्सा है जिसकी जरूरत सांस लेने के लिए भी होता है, ये भी बात सही है। नाइट्रोजन हवा का वह घटक है जो मोमबत्ती को जलाने में सहायक होता है, तो ये गलत बात है। मोमबत्ती को जलाने के लिए ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन के उपस्थिति में नहीं जलेगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग करते हैं, सही बात है। तो इसका कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 4 सही है और 3 गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2, 4 यानी बी होगा। अब 60 और अंतिम क्वेश्चन है, हवा के गुण के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। हवा के गुण, कौन सा कथन सही है, तो देखिए पृथ्वी को घेरे हुए हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ये बात सही है। पृथ्वी के घेरे हुए हवा के पतली परत को ही वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर जाते हैं हवा और अधिक सघन होते जाती है, गलत बात है। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, हवा की मात्रा कम होते जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा उत्साहित करिएगा इस वीडियो को बनाने के लिए। थैंक्स।